स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज का जो हम लोग का क्लास चलने वाला है वो हरियाणा ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलने वाला है। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो आपको ये सारे सवाल देख करके जाना है, क्योंकि जितने भी प्रश्न लेके आए हूँ आज के क्लास के अंदर वो सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे एग्जाम में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग हरियाणा का सामान्य ज्ञान देख लेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, हरियाणा का मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि हरियाणा का मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिवानी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। एक सवाल यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि रोहतास ज़िले की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि रोहतास ज़िले की स्थापना 1972 में की गई थी। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा में कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो याद रखिए कि यह पंचकुला में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सवाल याद रखिएगा कि पंचकुला की स्थापना कब हुई थी। ये भी सवाल पूछा जाता है कि पंचकुला की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिए कि 1987 में पंचकुला की स्थापना की गई थी। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, हरियाणा का एकमात्र 12मासी नदी कौन सा है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताना है कि हरियाणा का एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है। तो याद रखिए कि ये यमुना नदी हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है कि हरियाणा शहर की स्थापना कब हुई थी, यानी कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था। तो आप लोग को याद रखना है 1 नवंबर 1996 में हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। ध्यान में रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, हरियाणा का तानसेन या सूर्य कवि किसे कहा जाता है। बताना है कि हरियाणा का तानसेन या सूर्य कवि किसे कहा जाता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए कि पंडित लक्ष्मी चंद को कहते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, गुजरी महल हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि गुजरी महल हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है। ऑप्शन में है हिसार, जींद, रेवाड़ी या फिर सोनपति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिसार। चलिए यहाँ से सवाल ऐसे पूछ सकता है कि जींद शहर का पुराना नाम क्या है। यहाँ से पूछा जाएगा कि जींद शहर का पुराना नाम क्या है। तो आप लोग को याद रखना है कि जींद शहर का जो पुराना नाम होता है वो जोधपुरी होता है। जोधपुरी हो जाएगा जींद शहर का पुराना नाम। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न है, संत सूरदास का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ था। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि संत सूरदास का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फरीदाबाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर प्रश्न है, मोरनी पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताना है कि मोरनी पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि आरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो आप लोग को याद रखना है कि 722 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि मोरनी पहाड़ी किस ज़िले में स्थित है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि मोरनी पहाड़ी किस ज़िले में स्थित है। तो आप लोग को याद रखना है कि ये पंचकुला ज़िले में स्थित है। पंचकुला ज़िले में मोरनी पहाड़ी स्थित है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, हरियाणा में राष्ट्रीय अग्नि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बताना है कि हरियाणा में राष्ट्रीय अग्नि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिए कि ये हिसार में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, हरियाणा में ताऊ के नाम से कौन से मुख्यमंत्री प्रसिद्ध हैं। बताना है कि हरियाणा में ताऊ के नाम से कौन से मुख्यमंत्री प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिए कि चौधरी देवलाल प्रसिद्ध है हरियाणा में ताऊ के नाम से। इसको ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी झील झीली या
ऐतिहासिक युद्ध के संदर्भ में जानी जाती है? तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिलियार झील। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के किस स्थान पे स्थित है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बताना है कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के किस स्थान पे है? तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेदड़ हिसार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हरियाणी भाषा में लिखी गया पहला उपन्यास कौन सा है? बताना है कि हरियाणी भाषा में लिखी गई पहला उपन्यास कौन सा है? तो ये हो जाएगा झाड़ू फिरी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पहलवान बजरंग पूर्णिया का संबंध हरियाणा के किस जिले में है? सवाल पूछ रहा है कि पहलवान बजरंग पूर्णिया का संबंध हरियाणा के किस जिले में है? ऑप्शन में है झज्जर, सोनीपत, पानीपत या फिर रोहतक। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झज्जर। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आतरा या शाहजहां का बावड़ी हरियाणा में कहाँ स्थित है? बताना है कि आतरा या शाहजहां का बावड़ी हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो याद रखिए कि ये महक रोहतक में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि शीतला माता मंदिर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि शीतला माता मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है गुरुग्राम, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र या फिर पलवल। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर का मंदिर स्थित है। सवाल पूछ सकता है यहाँ से ऐसे भी कि गुरुग्राम का पुराना नाम क्या है? आपको बताना है कि गुरुग्राम का पुराना नाम क्या है। तो आप लोग को याद रखना है कि गुरुग्राम का पुराना नाम हो जाएगा गुड़गांव हो जाएगा गुरुग्राम का पुराना नाम। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान का और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जिस क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर आप लोग को ज़रूर बताना है। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए कि ये जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल पूछ सकता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग को बताना है कि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान में रखिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो याद रखिए कि राजभाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 नंबर प्रश्न, भारत में चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? बताना है कि भारत में चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा यहाँ से ऐसे सवाल पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोग को बताना है कि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 में। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पलासी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? काफ़ी ही फेमस प्रश्न है। बताना है कि पलासी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखिए कि ये 1757 में ये युद्ध हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल एक ऐसे पूछ सकता है कि पलासी का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? तो आप लोग को याद रखना है कि पलासी का जो युद्ध लड़ा गया था वो भागीरथी हुगली नदी के तट पे लड़ा गया था। हुगली नदी के तट पे ये प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। ध्यान में रखिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। और एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। बताना है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी या फिर सीवी रमन। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से सवाल ऐसे पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। आप लोग को बताना है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे। तो याद रखिए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हो जाएंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। बताना है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर कानून मंत्री। उत्तर अगर याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि भांगड़ा और गिद्ध किस राज्य का लोक नृत्य है। बताना है कि भांगड़ा और गिद्ध किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब। सवाल यहाँ से कैसे पूछ सकता है कि हरियाणा का लोक नृत्य क्या है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि हरियाणा का लोक नृत्य हो जाएगा, पहला तो घूमर हो जाएगा और दूसरा एक झूमर होता है। झूमर भी हरियाणा का ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। घूमर हो गया, झूमर हो गया, फिर एक फाग होता है, एक दो और होता है, लेकिन ये तीनों प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो याद रखिए कि ये 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल को ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग जनरल साइंस का कुछ देखने वाले हैं क्वेश्चन, जो काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं वो सारे ही चुनिंदे प्रश्न हैं, सारे ऐसे प्रश्न तैयार किए गए हैं जो आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, पास्कल निम्नलिखित में से किसका एसआई है। बताना है कि पास्कल निम्नलिखित में से किसका एसआई है। तो याद रखिए कि पास्कल का जो एसआई होता है वो होता है दाब, यानी कि प्रेशर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिए कि नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, जिसे हम N2O भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आप लोग को याद रखना है कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है। सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि मानव नेत्र में किस भाग को दान दिया जाए। तो याद रखिए कि मानव नेत्र में कॉर्निया को दान दिया जाता है, कॉर्निया को दान दिया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये 29 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। बताना है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। सबसे पहले याद रखिए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो ये होता है 120 दिन। सबसे पहले पहला प्रश्न याद रखिएगा। सवाल कह रहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो याद रखिए कि अस्थि मज्जा में होता है, जिसे हम बैंड मोरो भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए, सवाल पूछ सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप लोग को बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। चलिए, दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि मानव शरीर में पावर हाउस किसे कहते हैं, तो याद रखिए कि मानव शरीर का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो याद रखिए कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, रिपीट किया जाता है। चलिए, 30 नंबर प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, बताना है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो याद रखिए कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर प्रश्न है, बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है, बताना है कि बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिए कि ये होता है विटामिन B1 के कमी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। चलिए, 32 नंबर प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, बताना है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिए कि पीतल दो चीज़ से मिलकर बना होता है, पहला तो तांबा और दूसरा जस्ता, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, सवाल याद रखिए कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो याद रखना है कि एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है। काफ़ी ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है। चलिए, 33 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, बताना है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है। ऑप्शन है तांबा, नाइक्रोम, टंगस्टन या फिर एल्युमिनियम। यहाँ से सवाल एक पूछेगा कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग को बताना है कि विद्युत हीटर में हम लोग नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। सवाल हमारा कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो याद रखिए कि ये टंगस्टन का बना होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब हम लोग कुछ मैथ का भी प्रश्न देखने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप लोग को बताना है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा 11। चलिए, 35 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि आपको इसका मान पूछ रहा है, तो आप लोग इसका मान सॉल्व कीजिए और उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 18, 24, 36 का महत्तम समवर्तन, यानी कि आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो आपको बताना है कि 18, 24, 36 का एचसीएफ क्या होगा, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 हमारा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 15 कलम का मूल्य 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सवाल को समझिए क्या कह रहा है। यदि 15 कलमों का क्रय मूल्य 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका लाभ प्रतिशत हमारा 50% आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से खंबे को कितने सेकंड में पार करेगी। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सेकंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अब हम लोग कुछ रीजनिंग का भी प्रश्न देखने वाले हैं जो काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। तो इसको आप लोग को सॉल्व करना है, बताना है कि श्रृंखला को पूरा करके इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए, 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द चुनिए। बताना है कि दिए गए विकल्पों में अलग शब्द कौन सा है। तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें सबसे अलग हो जाएगा हमारा वृत्त, यानी कि सर्कल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि सूर्य को चांद को तारा और तारा को आकाश कहा जाए तो रात में क्या चमकता है। बताना है कि यदि सूर्य को चांद को तारा और तारा को आकाश कहा जाए तो रात में क्या चमकता है। तो सिंपल सा प्रश्न है, रात में क्या चमकता है, तारा चमकता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए 42 नंबर प्रश्न है,
सीता पूर्व की ओर 10 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? इस टाइप का भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा उत्तर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग हिंदी का प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है? बताना है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो याद रखिए कि इसमें दिग्गु समास है। दिग्गु समास पहचानने का ट्रिक अगर आप लोग को नहीं पता है तो ध्यान में रखिएगा कि दिग्गु समास आप लोग को कैसे पहचानना है। पहला पद अगर संख्यावाचक हो तो समझ जाइएगा कि वो दिग्गु समास हो। ये इसको पहचानने का ट्रिक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, जो आँख के सामने ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताना है कि जो आँख के सामने ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होता है परोक्ष या अप्रत्यय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपसर्ग और प्रत्यय से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। बताना है कि इसमें से कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा प्रति, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गंगा का परिवाची शब्द नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि गंगा का परिवाची शब्द नहीं है। यानी कि 3 है जो कि गंगा का परिवाची शब्द है और 1 नहीं है। तो यहाँ पे कलिंद गंगा का परिवाची शब्द नहीं है। कलिंद का मतलब होता है यमुना। अब बाकी ये तीनों हो जाएंगे। ये तीनों, भागीरथी भी गंगा का परिवाची हो जाएगा, मंदाकिनी, और ये भी गंगा का परिवाची शब्द है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि गंगा का परिवाची शब्द क्या क्या होता है। तो भागीरथी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमारा ये कलिंद यमुना का परिवाची शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर प्रश्न है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताना है कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो याद रखिए कि पूरी तरह से नष्ट कर देना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर प्रश्न है, घोड़ा शब्द का सही तत्सम शब्द क्या है? बताना है कि घोड़ा का सही तत्सम शब्द क्या है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखिए कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोटक। 49 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको इनमें से शुद्ध वाक्य को चयन करना है। बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी शुद्ध लिखा गया है, वो दंड के योग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये तीनों है जो कि अशुद्ध लिखा गया है। 50 नंबर प्रश्न है, पावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताना है कि पावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पौ प्लस अक, और ये एक प्रकार का अयादी संधि है, ये भी याद रखिएगा। ये अयादी संधि है। पौ प्लस अक हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर प्रश्न है, उत्थान शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? आपसे उत्थान शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन है पतन, अवंती, नीचा या फिर विनाश। तो याद रखिएगा कि राइट आंसर हो जाएगा पतन। ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग इंग्लिश का कुछ सवाल देखने वाले हैं। तो 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट साइनोम ऑफ विरीप। साइनोम का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या आपसे पूछ रहा है। आपसे पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है कि विरीप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आप लोग को बताना है कि विरीप का पर्यायवाची शब्द शॉर्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। इससे भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्पेलिंग है वो सही लिखा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये वाला हमारा स्पेलिंग सही लिखा गया है। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। द कैट जंपेड, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे अपेन का हम लोग प्रयोग करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम लोग अपेन का प्रयोग करेंगे। द कैट जंपेड अपेन द टेबल। चलिए
55 नंबर प्रश्न है, चूज द वन सुटेबल फॉर ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। तो यहाँ पे आप लोग को सूटेबल वर्ड चूज करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिटरेट का प्रयोग करेंगे, लिटरेट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ब्रेव। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटोनोम का मतलब क्या होता है, तो याद रखिए कि इसका मतलब विलोम होता है, यानी कि आपसे बहादुर का विलोम पूछ रहा है, तो बहादुर का विलोम हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कॉवर्ड, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ आइटम एट द 11th आवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट द वेरी लास्ट मोमेंट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल को फिल करने के लिए बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। ही इज, यहाँ पे हम लोग क्या किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ही इज़ ए यूरोपियन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 59 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड प्रेजेंट एट द पार्टी। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो याद रखिए कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग बेयर का प्रयोग करेंगे। ही नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड बेयर प्रेजेंट एट द पार्टी। हाँ, हम लोग बेयर का ही प्रयोग करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हमारा लास्ट नंबर प्रश्न आ चुका है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में चेंज करके बताना है कि द टीचर टीच अस इंग्लिश। तो यहाँ पे इसको आप लोग पैसिव वॉइस में चेंज कीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश इज टाउट टू अस बाय द टीचर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोगों ने सारा ही क्वेश्चन को देख लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग स्कोर कमेंट कीजिएगा कि आपको पहले से कितने प्रश्न याद थे।